हाय स्टूडेंट, मैं हूं शंभू। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में। जैसे हमने पिछले क्लासेस में आपको बताया था लेजर तक, आज के क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं, वह सीखने वाले हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या। तो देखिए यहाँ पे आपको समझाया जा रहा, बताया जा रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, liabilities and capital can be expressed in form of an equation. This equation is called accounting equation. मीन्स मतलब क्या है, जैसे मैंने पिछले क्लासेस में आपको समझाया था एसेट्स के बारे में, उसके बाद हमने बताया था लाइबिलिटीज के बारे में, उसके बाद हमने बताया था कैपिटल के बारे में। इसका एक रूल होता है, जैसे बताया जा रहा है एसेट्स इक्वल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर कोई कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन किसे कहते हैं, सपोज मान लीजिए मेरे पास जो एसेट्स है, इसको समझने के लिए थोड़ा हम यहाँ पे आ जाते हैं। सपोज मान लीजिए मेरे पास जो एसेट्स है, एसेट्स जो मेरे पास एसेट्स है वह है 5 लाख रुपए, और जो लाइबिलिटीज है मेरे पास, जो लाइबिलिटीज है वह हमारे पास है 2 लाख रुपए का। तो यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन कहता क्या है कि कैपिटल इक्वल एसेट माइनस लाइबिलिटीज, या एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब मतलब होता क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन के ये रूल है कि जितना एसेट्स का अमाउंट रहेगा और कैपिटल प्लस लाइबिलिटी दोनों के अमाउंट से क्या होगा, बराबर रहेगा। इसे बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास कितना है कैपिटल एसेट्स 5 लाख, लाइबिलिटीज कितना है 2 लाख। तो अगर हम निकालना चाहते हैं ऐसे निकाल सकते हैं, कैपिटल इक्वल 5 माइनस 2, तो कैपिटल इक्वल 3। अगर आप आसानी तरीके से, अगर कोई कहता है कि आप ज्ञात करके बता दी, तो बता सकते हो सर मेरे पास एसेट कितने का है 5 लाख, कर्ज कितने का है 2 लाख, तो उस साल का कैपिटल पूंजी कितने का है 3 लाख। इसे बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब कभी भी कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं, अगर अकाउंटिंग करते हैं तो यह रूल हमेशा चलता है कि एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अगर मान लीजिए हमको एसेट्स पता है, लाइबिलिटीज पता है, तो क्या कैपिटल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो हमारा व्यापार में बताया जा रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, जो एसेट्स है और लाइबिलिटीज है, एंड कैपिटल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ एन इक्वल। मतलब जो हमारा एसेट्स है और लाइबिलिटीज कैपिटल दोनों का बैलेंस क्या होता है, इक्वल होता है। और बताया जा रहा है दिस इक्वल इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब जो हमारा एसेट इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होता है, इसे बोलते हैं क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे फार्मूला भी बताया जा रहा है कि एसेट्स इक्वल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब इसको समझने के मैंने आपको यहाँ पे बताया और समझाया भी है कि कैसे होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एसेट्स हो 5 लाख है, और जो लाइबिलिटीज है वो हमारे पास कितने का है 2 लाख। तो आप बताओ, अब निकाल लेंगे आराम से ना, एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, तभी हमने निकाला 5, और क्या निकाला है कैपिटल 3, लाइबिलिटी कितना 2, कितना हो गया 5। क्लियर है। मतलब सपोज एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो हमारा व्यापार है, मैंने व्यापार में जब चेक किया तो देखा तो मेरे पास जितने संपत्ति है टोटल 10 लाख रुपए का है। मैंने चेक किया जितने कर्ज है टोटल मिला के 6 लाख रुपए का है। तो आप बताओ, अगर आपसे कोई पूछता कि कितने का पूंजी इस साल बचा है आपका, तो क्या जवाब देंगे, है संपत्ति तो 10 लाख, लेकिन रिजल्ट में कितना है 4 लाख, क्योंकि 6 लाख कर्ज है, और 6 लाख कर्ज दे देंगे तो बचेगा पूंजी 4।
तो वही चार हमारे व्यापार का पूंजी होता है, उसे बोलते हैं कैपिटल। इसे बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर कोई पूछे अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है तो हम जवाब देंगे एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज या कैपिटल इक्वल एसेट माइनस लायबिलिटीज। मतलब अगर कैपिटल नहीं पता हो तो क्या ज्ञात किया जा सकता है? मतलब अगर कैपिटल ज्ञात ना हो और एसेट्स और लायबिलिटीज पता हो तो आराम से कैपिटल ज्ञात कर सकते हो ना। और एक फार्मूला होता है, आगे इसी इक्वेशन पे हमको काम करना। ठीक है, हाँ बोलो जी। क्या ले नहीं रहे हैं? हमारे पास एसेट 5 लाख रुपया संपत्ति है। हाँ प्रेजेंट टाइम है जी। हाँ प्रेजेंट टाइम में हमारे पास लायबिलिटी 2 लाख है, तो कैपिटल कितना बच जाए हो जाएगा 3 लाख। यही समझा रहा है मेरे पास, कहीं से ले नहीं रहे जी। सपोज सर का बिजनेस है और सर का टोटल बिजनेस मान लो 1 करोड़ रुपए का है और कर्ज उन्होंने देखा 50 लाख रुपए का है, और आपको ना तो माइनस करो जितना बचेगा वही कैपिटल होगा। क्लियर है? इसे बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। हाँ यहाँ पे आपको बताया भी जा रहा, देखो इट्स इज आल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन। द अकाउंटिंग इक्वेशन इज द एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मींस मतलब जो हम बैलेंस शीट जब बनाएंगे ना, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ध्यान देना, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, यहाँ से बैलेंस शीट हम आपको बताएंगे आपको, तो इसका बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंस है बैलेंस शीट। क्योंकि जब बनाते हैं ना तो एसेट्स एक साइड होता है और कैपिटल प्लस लायबिलिटी एक साइड होता है। इधर के बैलेंस को जोड़ा जाता है और इधर के बैलेंस को जोड़ा जाता है, दोनों क्या हो जाता है बराबर आता है। आगे हम इसको बताएंगे फार्मूले पे, बस आज समझिए। अगर कोई पूछे अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है तो जवाब दे सकते हो कि एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मतलब कैपिटल और लायबिलिटीज का अमाउंट किसके बराबर होना चाहिए? एसेट्स के बराबर होना चाहिए, तभी रियल में हमारा अकाउंटिंग सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं हमने गलत किया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला आपको बताया जा रहा, समझाया जा रहा है, वो आपको बताया जा रहा क्या, अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो चलिए अकाउंटिंग कंसेप्ट में क्या बताया जा रहा समझने की कोशिश करिएगा। कहा जा रहा मनी, ध्यान देना, आपको बताया जा रहा मनी मेजरमेंट्स कंसेप्ट। इसका मतलब क्या होता है? कहा जा रहा इस कंसेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक कॉमन यूनिट से मेजर किया जाता है। मतलब क्या है? कहा जा रहा इस कंसेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को, सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? जो हम पेमेंट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, समझ रहे ना? कोई माल खरीदा, माल बेचा, पेमेंट किया, पैसा रिसीव किया, तो ये बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं। इसे बोलते हैं सौदा। क्या बोलते हैं जी? सौदा। और सौदा क्या करते हैं हम लोग? सौदा मतलब लेन देन कर रहे हैं, और लेन देन हमेशा किसके बीच होता है? दो व्यक्तियों के बीच होता है, पता है ना आपको? अब आप बताओ, दो व्यक्तियों के बीच जो सौदा होता है किसके रूप में होता है? मनी के रूप में होता है। आप बताओ अगर हम आपसे बेचेंगे तो उसमें पैसे का जिक्र होगा कि नहीं होगा? होगा। खरीदेंगे तो होगा, भले फ्री में दे दे उसकी बात अलग है, लेकिन कहेंगे ना इतने लाख रुपए का सामान दे दे फ्री में, मतलब उसका वैल्यू कोई ना कोई होता है। पैसा पेमेंट करेंगे तो भी वैल्यू होगा, रिसीव करेंगे तो भी वैल्यू होगा। यही आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि इस कंसेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक कॉमन यूनिट से मेजर किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? मनी कहा जाता है। क्लियर है? मतलब जो कॉमन यूनिट है बिजनेस अकाउंटिंग का वो क्या है? मनी है। कोई भी क्वेश्चन करो हमेशा मनी मनी मनी, पैसा की बात आएगा ही है। अब चाहे 1 रुपया हो या 2 पैसा हो, लेकिन आएगा ही आएगा। क्लियर है आपको? चलिए अब कोई पूछेगा क्या बताओगे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के बारे में? बोल सकते हो इस कंसेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक कॉमन यूनिट के रूप में मेजर किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? मनी कहा जाता है। चलिए थोड़ा एग्जांपल बताया जा रहा है। ऐसे ट्रांजैक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके या मेजरमेंट किया जा सके उसे क्या किया जाता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाएगा और बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड भी किया जाएगा। अब समझने की थोड़ा कोशिश करना, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है। जैसे मैंने बताया है कि जैसे मान लो ये बिजनेस है, समझना ये हमारा क्या है? बिजनेस है। और बिजनेस में मान लो हम परचेज कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। किसको? पीके को। तो आप बताओ पीके को जब पेमेंट करेंगे तो पैसे वैल्यू की बात आएगा कि नहीं आएगा जी? पैसे की बात की जाएगी कि नहीं की जाएगी? अगर वहां पे पैसे की बात ही नहीं की जा रही है
पैसा कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन उसको नहीं माना जाएगा और उसके बुक ऑफ अकाउंट में भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। यही आपको बताया जा रहा है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। पैसे की बात नहीं है, वैसे रिसीव उसीव कर रहे हैं पैसा के, वहां पैसे का जिक्र ही नहीं किया जा रहा है, तो समझ जाए उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। आप बताओ, हम आपको 100 रुपए देंगे तभी तो लिखेंगे, नहीं तो लिखेंगे 100 रुपए चला गया, बोलो ठीक है। तो यही तरीका, ट्रांजेक्शन किया पैसा नहीं दिया तो उसको बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करे, यही समझाने की कोशिश की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट क्या है समझते हैं। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट समझा रहे हैं आपको। फिर से बताया जा रहा है कि जैसे कोई सेलमैन किसी पार्टिकुलर दिन में कितने अमाउंट का गुड्स सेल करता है, केवल इस अमाउंट को ही बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है। मतलब कितने रुपए का सेल किया, क्लियर नहीं, कितने का सेल किया कोई मतलब नहीं है, पैसे की बात की जाएगी वहां पे। और बता रहा जबकि एम्प्लॉय सर्टिफिकेशंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम सर्टिफिकेशंस को मनी के रूप में मेजर नहीं कर सकते। जैसे सपोज एग्जांपल, आप मेरे कस्टमर हो, समझने की कोशिश करना, और आप मेरे दुकान पे आ गए और आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछा और हमने खूब बढ़िया से बता दिया, आप हमसे संतुष्ट भी हो और बोला भी कि नहीं 5,000 का कल आएंगे सामान खरीद के ले जाएंगे, तो क्या आप बताओ वो हमसे संतुष्ट है, लेकिन फिर भी अगर खरीदा नहीं है और बोला कल आके खरीद के ले जाएंगे, तो आज ही बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे क्या? नहीं करेंगे। इसलिए बोला था अगर कोई भी व्यापारी हो या अदर कोई पर्सन हो या कोई एम्प्लॉई हो या अदर कोई पर्सन आ जाता है, वो हमारे व्यापार से संतुष्ट है, जो हमने बताया या अदर देखा मेरे व्यापार के बारे में, लेकिन बस संतुष्ट है, लेकिन उन्होंने ना खरीदा ना बेचा ना पैसा दिया, तो उसको भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते नहीं 5,000 आ गया, पता नहीं दूसरे दुकान पे चला जाएगा, उससे ज्यादा संतुष्ट कोई कर सकता है, ठीक है। तो इसी बोला जाएगा सर्टिफिकेशन को, हाँ जी, और एडवांस में पैसा दोगे तो हम तो रिसीव करेंगे, या हम देंगे तो पैसा पे करेंगे, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे। जैसे मान लो आप व्यापारी कोई, हमने आपसे 5,000 रुपए का माल खरीदा और हमको 15,000 दे दिया हमने, तो उसको बुक ऑफ अकाउंट में हम भी रिकॉर्ड करेंगे, आप भी रिकॉर्ड करोगे। हमने कहा दे देना, दिया नहीं तो क्या मतलब है, समझ रहे ना। आपको फोन किया कि 5,000 का सामान दे दो, हम 15,000 दे देंगे ना, आप सामान दिए और सामान में दीजिए हम पैसा नहीं दिए, तो रिसीव में रिकॉर्ड करोगे क्या? नहीं ना, तो हम पैसा देंगे तब तो रिसीव में रिकॉर्ड करोगे, यही बताया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अगला जो ऑप्शन है ये पढ़ा दिया हूं मैं, देखो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, बोलो हमने पढ़ाया था इसके बारे में, चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है इस कंसेप्ट के अनुसार बिजनेस को एक एंटिटी के रूप में देखा जाता है, जो कि अपने ओनर से बिल्कुल क्या होता है, अलग एंटिटी है। जैसे मैंने पिछले क्लासेस में आपको समझाया था और बताया था, क्या बताया था समझने की कोशिश करना। बताया जा रहा है इस कंसेप्ट के अनुसार बिजनेस को एक अलग एंटिटी के रूप में देखा जाता है, जो कि अपने ओनर से बिल्कुल अलग एंटिटी है। इस कंसेप्ट के अनुसार बिजनेस एक अलग एंटिटी है और उसका मालिक एक अलग एंटिटी है। हम हमेशा ही इन दोनों को अलग अलग एंटिटी मानकर ही अकाउंटिंग करेंगे। अब कहो सर क्या मतलब है, क्योंकि पिछले क्लासेस में समझाया था, समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। इसका मतलब यह है, समझिएगा आप लोग, सपोज मान लो यह व्यापारी बिजनेस है, क्या है, बिजनेस है, और यह बिजनेस का ऑनर है, क्या है, ऑनर है, इतना क्लियर है। अब मान लो इस बिजनेस को स्टार्ट करने की बात की जाए, तो आप बताओ बिजनेस का ओनर क्या लगाएगा इसमें, मनी कैपिटल, बोलो। मतलब कोई कहता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या लगाया जाता है, क्या जवाब देंगे, कैपिटल। लेकिन हमने बताया था कि बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग। कहोगे सर क्यों, क्योंकि बोला सपोज वाला बिजनेस को स्टार्ट करने में कितना पैसा लगाया गया, 5 लाख रुपया, तो बिजनेस में पैसा कितना आया, 5 लाख रुपया, बताओ इतना ही तो आएगा। अब आप बताइए कि जो बिजनेस है और बिजनेस का ओनर है, तो क्या 5-5 10 लाख मानोगे क्या, नहीं ना। मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 5 लाख लगाया गया है। तो आप बताओ, ये बताया जाता है हमेशा जो अकाउंटिंग करोगे किसके लिए करोगे, बिजनेस के लिए, ना कि बिजनेस के मालिक के लिए।
तो आप बताओ जितना पैसा ये बिजनेस का मालिक दिया है, ये बिजनेस का क्या बोला जा सकता है? लायबिलिटीज। क्या बोल सकते हैं इसको? लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब कर्ज होता है। ध्यान दो, कोई पूछे लायबिलिटी तो क्या बताओगे? कर्ज। तो आप बताओ बिजनेस के ऊपर किसका कर्ज है? मालिक का। मालिक ने कितना पैसा लगाया? 5 लाख। अरे यार हम कोई दुकान खोल दी तो कहते ना हम 10 रुपए से खोले थे, 100 रुपए से खोले थे, 1 लाख रुपए से खोले थे। बार बार कोई पूछे कितने से स्टार्ट किए थे, इस व्यापार को कितने से स्टार्ट किए? तो बोले 5 लाख से। तो व्यापार तो बोलता नहीं, लेकिन व्यापार समझता है कि हमको कितने से स्टार्ट किए? 5 लाख से। तो हमेशा ये रीढ़ ही रहेगा। कौन? बिजनेस। किसका? ओनर का। लेकिन यही व्यापार का मालिक, हमने बोला था, यही व्यापार का मालिक अगर 2 लाख रुपया क्या करता है? अपने निजी खर्च के लिए ले लेता है, तो किसको रिकॉर्ड करते हैं? ड्राइंग। और ड्राइंग का मतलब क्या होता है? बोलो। आहरण। क्या होते हैं? आहरण। और आहरण का मतलब क्या होता है? निजी खर्च। मतलब व्यापार का स्वामी 2 लाख रुपए निकाला और अपना खूब बढ़िया रेजिडेंस बनवा दिया, आवास बनवा दिया। ठीक है, पापा के लिए एक अपाची खरीद दिया। ठीक है, तो क्या हुआ? वो बिजनेस ट्रांजेक्शन बोला जाएगा? नहीं। रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ओनर के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो ये बोला गया है कि जब बिजनेस से रिलेटेड काम कीजिए तो बिजनेस में रिकॉर्ड कीजिए, और बिजनेस का ओनर है तो बिजनेस के ओनर के हिसाब से रिकॉर्ड कीजिए। और जब ओनर जब पैसा अपने निजी खर्च के लिए लेता है, उसको किस में रिकॉर्ड करते हैं? ड्राइंग में। और जब पैसा लगाता है बिजनेस, किस में रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल में। क्लियर है? इसीलिए एंटिटी अलग अलग माना जाता है। हम अलग है, व्यापार अलग है। व्यापार को तो हम ही चलाएंगे, व्यापार को हम ही चलाएंगे, लेकिन अकाउंटिंग कंसेप्ट कहता है कि आप व्यापार को अलग मानना और अपने को अलग मानना। जब दोनों को सेम मानने लगे दिक्कत हो सकती है। हम गए व्यापार से 2 लाख रुपए निकाल लिए, कोई 500 निकाल लिए, कोई 1000 निकाल लिए, और बताते नहीं है कि बिजनेस में लगा रहे हैं कि अब खुद खा रहे हैं। तो बाद में पता चला 5 लाख लगाए, और जब लास्ट में चेक किए तो बैलेंस आ गया 0 0। आपको तो पैसा क्या होगा? मान लो हम ही अकाउंटिंग कर रहे, कहेगा अपने घर से दो, कहेंगे नहीं सर आप यहाँ पैसा लिए थे, इसलिए यहाँ पे बैलेंस क्या हो गया? 0 हो गया। कमाए कम और लिए ज्यादा। हम कमा रहे हैं दिन भर में 1 रुपया और आप ले रहे हो 2 रुपया। तो आप बताओ जितना लगाया वो भी तो खत्म होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। लेकिन हम लगाए क्या? 5, कमाए 10। अगर 2 लाख ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पैसा हमारे पास बचा रहे। यही बताया गया, देखो समझो। क्लियर है? कोई पूछे तो क्या बताओगे? इस कंसेप्ट के अनुसार बिजनेस को एक एंटिटी के रूप में देखा जाता है, जो कि अपने ओनर से बिल्कुल क्या होता है? अलग होता है। और इस कंसेप्ट के अनुसार बिजनेस एक अलग एंटिटी है और उसका मालिक एक अलग एंटिटी है। हम हमेशा उन दोनों को अलग अलग एंटिटी मानकर ये काउंटिंग करेंगे, करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है? कोई क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें किसी को? जो हमने बताया, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है? कौन जुड़ा है इससे? विशाल विश्वकर्मा, अपना माइक्रोफोन बंद कर दो बाबू। हाँ बताओ बाबू, क्या क्वेश्चन कर पाएंगे? वो मैसेज चैट का ऑप्शन दिया है, चैट यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है, आप जो मैसेज करोगे यहाँ पे दिखाएगा। हाँ रिप्लाई दे देंगे। हाँ बोलो बाबू। देखो एंटिटी का मतलब होता है खुद का अपना अस्तित्व, सबका अपना अपना अस्तित्व होता है। जैसे आप रमेश ट्रेडर्स हो और मेरा व्यापार चलता है एसके ट्रेडर्स के नाम से, तो आपके व्यापार का अलग अस्तित्व है, मेरे व्यापार का अलग अस्तित्व है। जब अकाउंटिंग करूंगा तो मैं आपको अलग एंटिटी मान के अकाउंटिंग करूंगा, मैं अपने को अलग एंटिटी मान के अकाउंटिंग करूंगा। कोई जरूरी नहीं है कि वो व्यापार का स्वामी हो। क्लियर है? जिसने बताया था राजेश ट्रेडर्स, सुरेश ट्रेडर्स। अब बताओ सुरेश ट्रेडर्स आएगा तो हम अपना अकाउंटिंग मानेंगे? नो, हम सोचेंगे हमारा सप्लायर है, ये हमारा कस्टमर है, मतलब उसको अलग एंटिटी मान के अकाउंटिंग करेगी। यही बताया जा रहा है। कोई जरूरी, मैं एक एग्जांपल दिया हूं ओनर का, ठीक है ना, कई सारा हो सकता है। बिजनेस अलग है, दूसरा कोई पर्सन अलग एंटिटी है, कोई भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखिए क्या बताया जा रहा है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्यों समझने की कोशिश करना। कहा जा रहा है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, इसका मतलब समझिए थोड़ा सा क्या बताया जा रहा है। इस कंसेप्ट के अनुसार
हम यह मानकर अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहेगा तथा बिजनेस को निकट भविष्य में बंद करने की कोई संभावना नहीं है, और इसे कंटिन्यू ऑफ द एक्टिविटी कंसेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि यदि कोई कंपनी को किसी प्लांट या मशीनरी को बनाने में लगने वाली लागत को सेम ईयर को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता है, बल्कि यह एज्यूम करके बनाया जाता है कि इस प्लांट या मशीनरी का उपयोग बिजनेस द्वारा लंबे समय तक उपयोग में लाया जाएगा। सपोज बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप बताइए, सपोज हम सोच रहे हैं कि एक स्मार्टफोन का व्यापार करें। सब लोग ध्यान देना, किसका व्यापार करें? एक स्मार्टफोन का व्यापार करें। क्या आप यह मानते हो क्या कि हमारा व्यापार 2-4 ही दिन चलेगा? आप कभी व्यापार कुछ भी नया शुरुआत करते हो और रियल में व्यापार की बात करें तो 5 लाख रुपया 10 लाख लगाओगे इस स्थिति में कि हम व्यापार को बढ़िया चलाएंगे और लंबे समय तक चलाएंगे और हो सके तो लाइफ भर चलाएंगे। व्यापार बढ़िया चल गया तो अब भले ही 2 दिन में टूट जाए, उसकी बात अलग है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट कहता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि आप बिजनेस को इस उद्देश्य से मान के चलाते हो कि हमारा व्यापार लंबे समय तक चलने वाला है। कितने समय तक? लंबे समय तक चलने वाला है। अब व्यापार को अच्छे से चलाएंगे तो चलेगा, नहीं चलाएंगे तो नहीं चलेगा। लेकिन सारे लोग मानते यही हैं, कोई चाहता है कि हमारा व्यापार चलाए और टूट जाए, ना चले, नुकसान हो। सभी लोग मेहनत करते हैं, कई लोग थोड़ा सा गड़बड़ मेहनत करते हैं। आज कमाएंगे 100 रुपया, जाके दारू पी लिए 200 का, ठीक है तो चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, रिचार्ज करा लिए 500 का, कमाए 100 रुपए। मतलब मैनुअल तरीके से व्यापार का स्वामी चाहता कम कमाएगा फिर भी व्यापार को धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ा सकता है। लेकिन तुम सोच रहे हो कि नहीं 1 रुपया कमाया 10 रुपया खाएं, तो जितना लगाया वो धीरे 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 वो खत्म हो जाएगा। अब वही दिक्कत होगी, दुकान को बंद करना पड़ेगा, है ना? जैसे ये हमारा व्यापार है, जो इंस्टीट्यूट मैंने बताया था ना, इंस्टीट्यूट जो चालू था 4 कंप्यूटर चालू हुआ था। और ऐसा नहीं कि सर के पास 1 करोड़ रुपया आ गया तुरंत लगा दिए थे, नहीं, 4 कंप्यूटर थे। धीरे धीरे लड़के आते गए, पढ़ाते गए, फीस जमा होता गया। अब फीस जमा होती इसे नहीं, चलो आज मोबाइल बड़ा वाला खरीद ले, ठीक है ना? जैसे 2017 तक सर के पास कीपैड फोन था, अब समझ सकते हो। मैं देखा था कभी कभी, लेकिन जरूरत पड़ता था तो बहुत लो क्वालिटी थे, उतना चलता नहीं था, कीपैड फोन ज्यादा चलाते थे। क्या वो सोचते थे व्यापार को कैसे बढ़ाए, फोन तो हमेशा चलाना है, ठीक है ना? व्यापार को कैसे बढ़ाए, तो लड़के फीस जमा किए, एक एडमिशन हुआ, कुछ पैसा इकट्ठा हुआ, एक मॉनिटर मंगवा लेते थे, तो कभी एक सीपीयू मंगवा लेते थे। धीरे 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 और लड़के बढ़ते गए। एक बार एक दिन में 2-2 हजार, 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5 हजार फीस जमा होने लगा, ठीक है? तो एक दिन में, महीने में इकट्ठा करके 10 ही कंप्यूटर एक बार मंगवा लेते थे। धीरे 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 150 कंप्यूटर हो गया। तो समझ बात है आपको ना? तो व्यापार ऐसे ही चलता है ना कि 1 रुपया कमाया 10 रुपया खाया, कोई नहीं चलेगा, सबका व्यापार टूट जाएगा, कोई भी हो। यही बताया जा रहा है कि कोई भी व्यापारी है वो व्यापार यही मान के चलता है कि व्यापार को लंबे समय तक चलाना। आप बताओ, हम अपने व्यापार में जो फर्नीचर बनवाए हैं, क्या बनवाए हैं? फर्नीचर। क्या क्या मान के बनवाए बताइए आप, बताओ। जो हमारा फर्नीचर है वह क्या मान के हम बनवाए हैं? लंबे समय तक। आप भी पढ़ोगे, अगला बैच भी पढ़ेगा, इस साल भी पढ़ोगे, ठीक है? फिर तो दूसरे साल में कोई लड़का आता है वो भी पढ़ेगा, लंबे समय तक इसका प्रयोग करेगा। प्रोजेक्टर 1 साल इस्तेमाल करते हैं? नहीं, कई साल तक इस्तेमाल करते हैं। यही बोला गया आपको। जैसे आप क्या मानते हो, एक प्लांट खरीदते हो, कोई मशीनरी खरीदते हो, उसका मेन उद्देश्य क्या रहता है? व्यापार को लंबे समय तक चलाना। क्लियर है? कोई पूछे तो क्या बताओगे? हाँ, कोई पूछे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है, एक शब्द में बता सकते हो? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि व्यापार को हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि व्यापार हमारा लंबे समय तक चलने वाला, ना कि शॉर्ट टर्म बेसिस, लॉन्ग टर्म बेसिस चलने वाला, ठीक है ना? अब कोई एंटिटी पूछा जाए तो क्या बताओगे? सिंपल शब्द बता सकते हो, व्यापार और अदर कोई पर्सन दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ओनर का एग्जाम्पल दिया है, किसी और भी कस्टमर का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। और कोई पूछे मनी मैनेजमेंट क्या होता है तो क्या जवाब दोगे? कि हमेशा बिजनेस में क्या करते हैं हम लोग? अकाउंटिंग। जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो मनी के रूप में करते हैं, जो इसका कॉमन यूनिट क्या रहता है? मनी, ठीक है? तो एक एक करके जब पढ़ोगे आसानी तरीके धीरे धीरे जवाब दे जाओगे। हाँ, क्लियर आपको कब समझ में आएगा? और भी बेटर तरीके से जब हम क्या करेंगे, काम करना इस पे सीखेंगे। अब सभी कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो धीरे धीरे हम लोग आ गए हैं अब रूल पे, ठीक है? कुछ दिन के बाद हम लोग कंसेप्ट भी आ जाते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला लास्ट ऑप्शन है उसे हम जानते हैं। ठीक है, कॉस्ट कंसेप्ट। कोई बताया कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? लागत। एक कॉस्ट हुआ तो मत समझना, कॉस्ट मतलब क्या होता है? लागत। तो देखो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी कहा जाता है। इस कंसेप्ट के अनुसार किसी भी एसेट्स को बुक ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट मानकर ही रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे यदि हमने किसी फर्नीचर को कितने में खरीदा, 50,000 में खरीदा, तो उसे हम 2 साल बाद भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या मानेंगे? 50,000 ही रिकॉर्ड करेंगे। आपको सर कैसे, आप समझा दीजिए तो समझने की कोशिश करना। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरा व्यापार है, समझने की कोशिश करना, और हमने क्या खरीदा है? एक कंप्यूटर। क्या खरीदा जी? कंप्यूटर। सपोज एक कंप्यूटर हमने खरीदा कितने में? 1 लाख रुपए। कितने में? 1 लाख रुपए में। चलो मान लो 5 साल के बाद, कितने साल के बाद? 5 साल के बाद आप बताओ जब बेचने जाओगे, जैसे मान लो 500 चला लिया, अब थोड़ा स्लो चल रहा है, अब सोच रहे इसके जगह 2 लाख रुपए का खरीदेंगे और ब्रांडेड खरीदेंगे नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो बेचने जाओगे ना, तो जब आप बताओ जब बेचने जाओगे तो आप रेशियो क्या लगाओगे कि 1 लाख रुपए में हमने खरीदा? कहोगे क्या 1 लाख में ही खरीदा था? लेकिन आप बताओ क्या 5 साल के बाद आप 1 ही लाख रुपए में बेचोगे क्या? नहीं ना। क्या कहोगे कि चलो हर साल पे कुछ फिक्स परसेंटेज के रूप में, चलो 10% या उस जमाने के हिसाब से, उस महंगाई के हिसाब से, ठीक है, हम अपना उसका रेट लगाएंगे और रेट लगाने के बाद क्या कर देंगे? उसको सेल कर देंगे। तो आप बताओ क्या सेल करेंगे तो 1 लाख रुपए में सेल करेंगे क्या? नहीं, हो सकता है वो 25,000 में भी सेल कर सकते हैं, बोलो। हो सकता है वो 50,000 में सेल कर सकते हैं, हो सकता है वो 80,000 में भी सेल कर सकते हैं। अगर बहुत जैसे खरीदा तो 1 लाख, लेकिन उसी कंप्यूटर के समय रेट क्या है? 2 लाख, तो उसी के हिसाब से लगाएंगे ना। जैसे आप लोग बाइक खरीदते हो, तो आप लोग अगर 2 साल पहले जो बाइक खरीदा होगा, 3 साल पहले HF डिलक्स 63 से 64,000 मिल जाता था, अब हाल ही में इतना महंगा हुआ तो 80,000 मिल रहा था। तो पुराना गाड़ी खरीदने जाते हो तो क्या करता है, नया वाला रेट जोड़ के, इस समय गाड़ी का रेट यह है, तू कहता तुम कितने में खरीदे हो, उससे मतलब नहीं, महंगाई के हिसाब से अगर हम खरीदने जाएंगे तो मिलेगा वैसा क्या? नहीं मिलेगा। तो उसी हिसाब से वो रेट लगा के बेचता है, और हम खरीदने भी जाते हैं तो उसी हिसाब से रेट लगा के बेचते खरीदते। यही तरीका होता है। ठीक है, यही बताया जा रहा है कि कॉस्ट का मतलब ही समझ जाओ कि आपका लागत क्या है, जो लागत आपने लगाया था उसको मान के ही आपको बेचो। हाँ, ऐसा नहीं उतना ही में बेचो, कम तो करना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए हमने क्या किया था, इसी प्रोजेक्टर को 30,000 में खरीदा था, आज कोई दूसरा कस्टमर आ गया 30,000 दे देगा क्या? कहेगा नहीं, नया नहीं खरीद लेंगे 2,000 लगा के, हम 2 साल के बाद बेचेंगे तो वही हो सकता है 20,000 बेच सकते हैं, 15,000 बेच सकते हैं। अब क्यों बेचते हैं? रीजन क्या होता है बेचने का? क्योंकि हमको थोड़ा सा नया था, बहुत अच्छा चलता था, थोड़ा ब्राइटनेस कम हो गया है, थोड़ा बार बार इसमें बनवाना पड़ता है, खर्चा लगता है, उससे बढ़िया बेच दे, कुछ पैसा मिल जाए, कुछ नया मिला के खरीद लेंगे। ठीक है, उसी उद्देश्य से तो बेचते हैं। अब तो फर्नीचर हम बेचेंगे जब तो बढ़िया चलेगा, नहीं अब खराब हो जाएगा क्या करते हैं, कई लोग कबाड़ी वाले को बेच देंगे, नया बनवा लेंगे, हजार हजार। अब ठीक है, लकड़ी वाले को बेच देंगे जलाने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत दिन चलेगा, सेफ्टी रखेंगे, हम चले जाएंगे, आप लोग भी चले जाओगे, ठीक है, हो सके सर भी चले जाएंगे, फिर भी बेंच अगर बढ़िया से रहे तो है रहेगा, अरे कई सालों तक चलेगा। बताओ यहाँ पे क्या है जी, ना जलने का डर है, ना कटने का डर है, आराम से आइए, डेली क्या साफ सफाई होता रहता, चलता गया चलता गया। क्लियर आपको ना? तो यह हमने बताया आपको इसका मतलब होता क्या, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? बोलो। और ये तो मैं पहले पढ़ाया हूं, फिर हम डिस्कस कर देंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना है। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए आज कल से हम पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ एविडेंस, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग रूल। क्लियर है? हाँ, यही से सबसे बड़ी लोचा है। अगर यहाँ से आप समझ लेते हो तो आप आसानी तरीके से काम कर ले जाओगे, और नहीं समझते हो तो कोई क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। मतलब समझ जाओ, अभी बहुत ही बेसिक पढ़ा रहे हैं, जब यहां से मेन है अकाउंट का टाइप, तो ये अगले क्लास में पढ़ने वाला है। कोई डाउट है पूछ सकते हैं आप लोग।